नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दूसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया और इसी के साथ जो वोटिंग का पोलिंग का जो एक सीक्वेंस था, आज उस पर एक तरीके से एंड हो गया उसका। और आज दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में लगभग 90% का वोटर टर्नआउट देखने को मिला। अब इसके क्या मायने हैं इसको तो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नंबर्स आ रहे हैं, एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है कि कौन पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, कौन जीतती हुई नजर आ रही है, वो इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एग्जिट पोल्स हमेशा ये होता है कि 2024 के अगर एग्जिट पोल्स आप याद करें तो वो 400 पार बीजेपी को दे रहे थे, लेकिन बीजेपी कितने नंबर पर अटक गई उस पर बात हम नहीं करते। लेकिन एग्जिट पोल्स गलत भी कई बार साबित होते हैं। तो आज जो ये एग्जिट पोल के नंबर्स हैं, ये कितने सही हैं, कितने सटीक हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और जो पूरी एक बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है सारे राज्यों की, असम, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य हैं जहां पर चुनाव हुआ था। तो जो बड़े बड़े राज्यों की तस्वीर है, अब उनको मैं आंकड़ों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगी, एक ग्राफिक प्लेट के जरिए। एक एक करके उन राज्यों की प्लेट को हम प्ले करते हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स। पीपल्स पल्स वो तृणमूल कांग्रेस को 177 से लेकर 187 सीटें दे रहा है। 95 से 110 सीटें बीजेपी को। उसी तरीके से पोल डायरी को और कांग्रेस को, पीपल्स पल्स ने कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दी हैं, अन्य के खाते में कुछ नहीं है। पोल डायरी उसी तरीके से 99 से 127 सीटें तृणमूल कांग्रेस को दे रहा है, बीजेपी को 142 से 171 और कांग्रेस को 3 से 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट है। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स ने तृणमूल कांग्रेस को 125 से लेकर 140 सीटें दी हैं, बीजेपी को 146 से 161 और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 6 से 10। पी मार्क की अगर हम बात करें तो 118 से 138 सीटें तृणमूल को मिल रही हैं, 150 से 175 बीजेपी और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट्स है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। अभी उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे राज्य की प्लेट अगर आप दिखाएं, असम की हम बात करते हैं। असम की बड़ी तस्वीर इस समय क्या मिल रही है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हिमांता वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर एक बड़ा सवाल, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए एक्सेस माई इंडिया 88 से 100 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 24 से 35, 36 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीट्स। पोल डायरी 86 से 101 सीट बीजेपी को दे रहा है, 15 से 26 सीटें कांग्रेस को। मैट्रिक्स 85 से 95 सीट बीजेपी को और 25 से 32 सीटें कांग्रेस को। पी मार्क की अगर हम बात करें तो 82 सीट से 94 सीट्स बीजेपी को हैं और 30 से 40 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 1 से 5 और अन्य के खाते में मैट्रिक्स ने 6 से 12 सीटें अन्य को दिया था। उसके बाद अगर हम पी मार्क की बात करें, पीपल्स पल्स की अगर हम बात करें तो पीपल्स पल्स ने 68 से 72 सीटें बीजेपी को दी हैं और 20 से 26 सीटें कांग्रेस को और अन्य के खाते में 7 से 15। ये बड़ी तस्वीर असम की है। अब दूसरे राज्य पर चलते हैं, तमिलनाडु पर आते हैं। तमिलनाडु की अगर प्लेट रेडी हो तो उसको भी प्ले कर दें। पीपल्स पल्स ने 125 से 145 सीटें डीएमके प्लस यानी कि डीएमके और जो पूरा उनका अलायंस है उसको दिया है। एआईएडीएमके प्लस को 65 से 80 सीटें, टीवीके को 18 से 24 और अन्य के खाते में 202 से 6। मैट्रिक्स ने 122 से 132 सीटें डीएमके को दी है। एआईडीएमके को 87 to 110 सीट्स, टीवीके को 10 से 12 और अन्य के खाते में 0 से 6 सीट। पी मार्क 125 से 145 सीटें डीएमके को, एआईएडीएमके को 65 से 85 सीटें और टीवीके को 16 से 26 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो 145 से 160 सीटें डीएमके को दी हैं, 50 से 55 सीटें एआईडीएमके को, टीवीके को 13 से 18 और अन्य के खाते में 5 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये 3 जो बड़े राज्य हैं उनकी बात हम कर रहे थे। केरल पे अब आते हैं। केरल का चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जो नंबर्स आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। और एक्सिस माई इंडिया ने एलडीएफ को
49 to 62 सीट्स दी हैं। यूडीएफ को, यानी कि जो कांग्रेस लेड यूडीएफ है, उसको 78 से 90 सीटें, बीजेपी 0 to 3 और आने के खाते में 0। पीपल्स पल्स ने 55 to 65 सीट्स एलडीएफ को दिया है। यूडीएफ को 75 से 85, बीजेपी को 0 से 3 और मैट्रिज ने 60 से 65 सीटें एलडीएफ को दिया है। यूडीएफ को 75 से 85 और बीजेपी को 3 से 5। अब हम बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल की हम शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल से शुरू करूंगी मैं। समीर हमारे साथ इस समय कुछ खास मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर फेडरल के पुनीत निकोलस यादव है। पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। समीर पुरकायस्ता हमारे साथ हैं, नॉर्थ ईस्ट के एडिटर फेडरल के। आपका स्वागत है। और हमारे साथ श्री प्रकाश हैं, असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और वहाँ का एक नामी अखबार है उससे जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है श्री प्रकाश। और मैं समीर से शुरू करूंगी कि समीर, जो पश्चिम बंगाल के जो फिगर्स आ रहे हैं उसको देखकर क्या लगता है, कितने रियल हैं, कितने असलियत से कितने करीब हैं ये नंबर्स? क्योंकि हमेशा एग्जिट पोल्स को लेकर डाउट मन में लोगों को होता है कि ये नंबर सही होंगे या नहीं होंगे। क्या वाकई में बीजेपी को इतने नंबर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, अगर आप 2021 का एग्जिट पोल रिजल्ट देखें तो जितने भी एग्जिट पोल थे सब बीजेपी को, मैक्सिमम सब बीजेपी को 100 पार दिखाए हैं। कोई तो 170, 180, 190 तक भी दिए थे और तृणमूल को कोई भी 200 पार नहीं दिया था। तो एंड अल्टीमेट जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया था कि तृणमूल 200 पार कर गया और बीजेपी 100 भी पार कर नहीं पाया। तो ये एग्जिट पोल का रिजल्ट हमेशा मतलब थोड़ा जैसे बोलते हैं विथ पिंच ऑफ सॉल्ट देखना चाहिए। तो इस बार का जो ये है, आप एग्जिट पोल का भी रिजल्ट देखिएगा तो कोई एक क्लियर पिक्चर दे नहीं पा रहा है, एक कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है। तो क्योंकि ग्राउंड में जो सिचुएशन है, इस बार जो वोटर में भी देखा था, वोटर काफ़ी रिजर्व थे। उन्होंने मतलब अपना जो चॉइस है वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक कारण है कि क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल, अगर आप एग्जिट पोल देखें तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं यहाँ से है। किसी ने टीएमसी को दिखा रहे हैं स्वीप कर रहा है, किसी ने बीजेपी को, किसी ने फिर नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कॉन्टेस्ट नेक एंड नेक होने वाला है। नहीं, तो अगर आप जब आप नेक एंड नेक बोलते हैं तो इसका मतलब कि ममता बनर्जी को एक कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है। आज जो भवानीपुर से जो विजुअल्स हमने देखे वो तो वाकई में डराने वाले थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, उन्होंने कहा कि तृणमूल जीतेगी, लेकिन क्या भवानीपुर में ममता बनर्जी आपको क्या हारती भी नजर आ रही है, या आपको लगता है कि नहीं किसी भी टफ फाइट होगी लेकिन वो निकाल लेंगी भवानीपुर की सीट? देखिए, भवानीपुर में मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी हारेगी भवानीपुर में, जबकि भवानीपुर में भी आप अगर देखिएगा एसआईआर जो हुआ है, एसआईआर से 40+ जो वोटर्स का नाम काट दिए गए हैं, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम वोटर्स थे। तो ये जो एसआईआर के थ्रू से जो इलेक्टोरल डेमोग्राफी का जो एक चेंजेस किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा टीएमसी को। क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं जो मुस्लिम एक टीएमसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस था, तो वहाँ में इस बार जो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एसआईआर का डिलीशन से इनका जो प्रभाव था कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ में इनका जैसे कि आप फर्क का एक सीट अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जाम्पल के तरह लेते हैं तो फरक्का में आप देखिएगा लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था उसमें जो फरक्का असेंबली सेगमेंट था उसमें टीएमसी 3rd पोजीशन में आया था और कांग्रेस उसमें जीता था, और कांग्रेस और इनका बीजेपी 2nd पोजीशन में था। इनका जो डिफरेंस था वोट का 35,000 का लगभग वोट का डिफरेंस था। तो अब ये 35,000 इस बार जो एसआईआर से देखा गया कि ये 35% मतलब पूरा मुस्लिम वोट काट गया है। तो इससे क्या हुआ, जो फरक्का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका डायनामिक चेंज हो गया। तो इसमें भी मतलब बीजेपी को काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन में लिया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है
जहां में इलेक्टोरल डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो गया। ठीक है, भवानीपुर भी ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां भवानीपुर में भी काफी सारे मुस्लिम डिलीशन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है आफ्टर ये चीफ ममता बनर्जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार जाएगी। लेकिन इनको ये तो बात सही है, इनको काफी कड़ा टक्कर मिल रहा है शुभेंदु अधिकारी से, तो यहाँ में भी काफी करारा फाइट है। ठीक है, अब मैं असम के पास असम की ओर चलती हूँ और श्री प्रकाश झा हिंदुस्तान समाचार के ब्यूरो चीफ हैं। श्री प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जो असम के जो रिजल्ट्स हैं, एग्जिट पोल्स जो तस्वीर बता रहे हैं, वो कितनी क्लोज टू रियलिटी है? क्या वाकई में बीजेपी इतने नंबर्स के साथ वापस आ रही है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था, और जिस तरीके के आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा पे लग रहे थे कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और तमाम तरीके के एलिगेशंस थे, और क्या कांग्रेस आपको वाकई में इतना खराब करती हुई नजर आ रही है? जो तस्वीर है असम की, एक्सेस माई इंडिया 24 से 35 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, पोल डायरी 15 से 26, मैट्रिक्स ने कांग्रेस को 25 से 32 सीटें दी हैं, पी मार्क ने 30 से 40, पीपल्स पल्स ने 20 से 26। तो ये तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, और हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार से सब बहुत ही खुश है असम में। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा श्री प्रकाश जी, अनम्यूट, आप म्यूटेड हैं जी। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आप? जी जी, बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। अच्छा, मैं जहां तक समझता हूं कि असम में एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर दिखा नहीं है मतदाताओं पे। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भाजपा ने यह चुनाव पूरे विकास के एजेंडे पे लड़ा है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसा हमने 30 साल के जर्नलिज्म में कभी देखा नहीं कि दिन रात कोई मुख्यमंत्री इस तरह से काम करता हो। प्रत्येक हफ्ता कैबिनेट मीटिंग, और कैबिनेट मीटिंग में बड़े बड़े रिजोल्यूशंस लेना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। चुनाव के समय हर पार्टियां मैनिफेस्टो में बड़े लंबे चौड़े वादे करती हैं, लेकिन भाजपा ने जो भी वादा किया था संकल्प पत्र में, उसमें से अधिकांश पूरा हुआ, और यहाँ तक कि उससे आगे बढ़ के भी सरकार ने काम किया। जैसे कि आप देखिए कि 1 लाख सरकारी नौकरी देने की बातें कही गई थी बीते चुनाव में, लेकिन इस सरकार ने 1.5 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी। किसी भी नौकरी में कहीं से भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं आई, जिस कारण बेरोजगार वर्ग, युवा वर्ग खुश हुए। दूसरी बात, महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं लाई गई, अरुणोदय योजना, हर महिला के खाते में महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए पहुंच जाते हैं। इस कारण महिलाएं खुश हुई। युवाओं के लिए रोजगार की योजनाएं लाए गए। उसके बाद स्टूडेंट को या बुजुर्गों के लिए, हर व्यक्ति के, हर तबके के लिए कुछ न कुछ इन्होंने लाया। तो इसका असर चुनाव में साफ दिखा। और मुख्यमंत्री जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ जुटती, उस तरह की भीड़ें देखी गई इसमें। तो इसीलिए स्पष्ट ही था ये। वैसे भी आप देखें, यदि एग्जिट पोल का जो भी नतीजा है, बड़े बड़े चैनल जैसे एनडी, श्री प्रकाश जी, जो आपकी रीडिंग है उसके हिसाब से तो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार से कोई शिकायत ही नहीं है, अगर उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन जो कैंपेन कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस आपको कहाँ कमजोर लग रही थी? मैं भी पुनीत से भी पूछूंगी एक कंप्लीट तस्वीर असम की और अलग अलग राज्यों की, लेकिन आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष के रूप में नजर आया असम में? नहीं, असल में कांग्रेस मुद्दों को सही तरीके से उठाने में विफल रही। मैं जहां तक समझता हूं, जो भी मुद्दे थे, जो ग्राउंड के मुद्दे कुछ ऐसे थे जिन्हें यदि कांग्रेस उठाती तो निश्चित ही कांग्रेस को लाभ मिलता। पहली बात यह कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बड़ा खींचतान अंतिम समय तक चलता रहा। कांग्रेस के बड़े नेता, जैसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा, वो भाजपा में चले गए अंतिम समय में। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता ये प्रद्युत बरदलोई, वो अंतिम समय में भाजपा में चले गए। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस अलायंस के मुद्दे पर ढुलमुल नीति अपनाती रही। अलायंस पार्टी जो भी थे वो एक दूसरे के विरोधाभासी बयान अंतिम समय तक देते रहे। अंतिम समय में जब उनका अलायंस हुआ भी, फिर भी वो चुनाव प्रचार उस तरीके से कर नहीं पाए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े नेता पहुंच नहीं पाए। दूसरी बात कि आप सिर्फ आरोप लगाएंगे, आज के समय में
रास्ता है नहीं, क्योंकि हर पार्टी ने, हमने जो देखा है चुनावों में कि हर पार्टियां आती है तो कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे ऐसे ही उठाए जाते हैं, लेकिन जनता कंसर्न रही कि विकास के मुद्दे पर या इन चीजों को लेकर जनता अधिक ज्यादा ये रही। दूसरा बात, एक पोलराइजेशन हुआ और हिंदू मुसलमान का यहाँ पे खुलकर जो है एक पोलराइजेशन हुआ। विपक्ष भी उस पोलराइजेशन में हिस्सा लिया। विपक्ष अपने तरीके से मुसलमानों को लेके ये करने की कोशिश कर रहे थे। गौरव गोगोई उतने अनुभवी नेता नहीं है, हालांकि वो बोलते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अनुभव की कुछ न कुछ कमी दिखी। ये सब कारण है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है, जो कि सभी बड़े चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में कहा है, चाहे वो एनडीटीवी हो या जी न्यूज हो या पीपुल्स पल्स हो या चाणक्य हो, टाइम्स नाउ हो, CNN न्यूज हो, सभी ने सरकार को, एनडीए गठबंधन को अधिक से अधिक सीटें दी है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यही सब फैक्टर रहा होगा इसके पीछे। ठीक है, अब मैं तमिलनाडु और केरला की भी बात करना चाह रही हूँ। मैं पुनीत के पास आऊंगी कि पुनीत, तमिलनाडु में लोग पहले से ही बात कर रहे थे इस चीज को लेकर कि मोस्ट लाइकली डीएमके वापस आ जाएगी, और वही चीज होती हुई नजर आ रही है। तो क्या इसे क्या कहेंगे? इन नंबर्स को देखकर लोगों ने एमके स्टालिन में अपना विश्वास जताया है, और ये नंबर्स क्या सही हो सकते हैं? कितने क्लोज टू रियलिटी आपको लग रहे हैं? और केरला में भी, केरला की भी बात आपसे करूंगी कि केरला में क्या वाकई में अब क्लियरली, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, तो क्या कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? जी देखिए नीलू जी, एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं उनसे उनसे हट करके मैं बात रखूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों को हम बिल्कुल पुख्ता और सत्य मान के चलें तो ये पहले भी कई बार गलत हो चुके हैं। 2021 में यही एग्जिट पोल्स थे जो, जैसा समीर ने भी शुरुआत में कहा, कि बंगाल के चुनाव में सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। और हालांकि तमिलनाडु में पिछले एग्जिट पोल्स, 2021 के एग्जिट पोल्स ने डायरेक्शनल तौर पर तो सही जानकारी दी थी, लेकिन आंकड़े सभी के लगभग गलत थे। तो एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दे, मतलब उन पर ज्यादा नहीं मैं विश्वास करते हुए, लेकिन जो लोगों से बातचीत हुई है, जो नेता वहां प्रचार करने गए इन दो राज्यों में, और बाकी पत्रकार जो वहां गए प्रचार करने, तो उसमें दो चीजें देखिए। तमिलनाडु में एक ये चीज साफ थी कि डीएमके का जो गठबंधन है उसको एक बढ़त है। उस बढ़त का कारण सिर्फ ये नहीं है कि डीएमके का नैरेटिव ज्यादा साफ था, बाकी उनके जो विरोधी हैं, चाहे वो टीवी के हो, चाहे वो एआईएडीएमके का और बीजेपी का जो गठबंधन है वो, उनका डीएमके का एक नैरेटिव क्लियर था, वेलफेयर, सोशल जस्टिस, फेडरल इश्यूज को लेकर के। दूसरा, एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ डीएमके की है वो बाकी दलों से काफी ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ग्रास रूट्स पर थी। और एक मोटा मोटा तौर पर उनकी कैंपेन भी एक प्रभावी कैंपेन थी। इसका मतलब ये नहीं था कि कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी तमिलनाडु में, लेकिन विजय के आने से और टीवी के आने से एक ये सवाल जरूर इस पूरे चुनाव में रहा कि, और आपने देखा कि इन चुनाव में तमिलनाडु में बहुत हाई मतदान हुआ है। एक वोटर टर्नआउट के अगर आप नजरिए से देखें तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल का एक हाई वोटर टर्नआउट रहा है तमिलनाडु में। तो अब इसको आप किस तरीके से देखेंगे, नतीजे उन पर भी निर्भर करेंगे, असली नतीजे, एग्जिट पोल के नतीजे नहीं, कि इस वोट शेयर में, इस वोटर टर्नआउट में टीवीके का वोट शेयर कितना है, और जो विपक्ष का जो एक वोट है, जो डीएमके के खिलाफ जो वोट जाना चाहिए था, वो कितना टीवीके की वजह से टूटा है, और क्या टीवीके ने एआईएडीएमके का ही वोट तोड़ा है। तो ये कई सारे इस तरह के सवाल उठते हैं इन चुनाव में। अब उसकी वजह से डीएमके को एक फायदा होने का, सीधा सीधा फायदा पहुंचने का एक परिणाम शायद ये नतीजे हो सकते हैं। तो डीएमके को एक लीड
उस लिहाज से भी थी। जहां तक केरला की बात है तो केरला में देखिए 2021 का अगर आप चुनाव छोड़ दें तो केरला में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि जो सरकार है उसके खिलाफ वोट पड़ता है। अब वो जो एक रिकॉर्ड है वो वाम दलों ने और एलडीएफ ने 2021 में तोड़ा था, जब वो दोबारा चुन के और एक अच्छे बहुमत के साथ चुन करके सरकार में लौटे थे 2021 में। अब जिस राज्य में 5 साल के बाद सरकार बदलने की रिवायत हो, वहां कोई गठबंधन, कोई पार्टी 10 साल तक सरकार में रहे तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी हो, चाहे उस सरकार ने कितने भी अपने वादों पे डिलीवर किया हो या ना किया हो, पर एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगी। दूसरी चीज, बाकी राज्यों के मुकाबले केरला एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर ग्रास रूट्स पर काम करती है, वहां मजबूत है, वहां उसके पास बहुत नेता भी हैं और उसके पास आईयूएमएल में एक बहुत ही मजबूत एलाय भी है, तो वो भी एक कारण है। फिर चुनाव के दौरान कुछ इस तरह के इश्यूज भी उठे, चाहे वो सबरीमला में सोना चोरी का मुद्दा हो या महिलाओं की एंट्री वाला जो मुद्दा है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इन सारी बातों को लेकर के और बाकी कुछ और इश्यूज को लेकर के जो कांग्रेस का एक नैरेटिव रहा, हालांकि वाम दल इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं और केंद्र में कांग्रेस के साथी सहयोगी हैं, पर केरला में उन्होंने एक, और राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़ के लेफ्ट के बारे में कहा कि ये बी टीम है बीजेपी की। तो इस तरह की उस नैरेटिव को कितना ट्रैक्शन मिला है अब ये अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये आंकड़े डायरेक्शनली भी सही हुए तो यूडीएफ को एक बढ़त मिलना केरला में लाजमी था। और तीसरी चीज जो केरल के संबंध में है वो मैं ये भी कहूंगा कि देखिए राहुल गांधी वहां से सांसद रह चुके हैं, प्रियंका गांधी अभी वहां से सांसद हैं वायनाड से, तो एक उसका भी अपना प्रभाव कांग्रेस के संगठन पे, कांग्रेस के नैरेटिव पे और कांग्रेस का जो परसेप्शन है स्टेट में उस पर एक अपना एक वो प्रभाव भी डालता है। और वहां मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय, निजी राय ये है कि कांग्रेस ने ये एक बड़ी गलती करी कि असम में या बंगाल के कुछ जो जिले हैं जहां पार्टी कोशिश कर रही थी, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, जहां उनको ये लग रहा था कि इस चुनाव में हम एक रिकवरी कर सकते हैं, रिवाइवल हमारा हो सकता है, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अपनी जो कैंपेन है वो एक तरह से सिर्फ स्टेट लीडर्स पे छोड़ के बहुत नाम के वास्ते गांधी परिवार से राहुल और प्रियंका की रैलीज दोनों राज्यों में हुई, असम में, जबकि असम के अंदर गांधी परिवार को, और क्योंकि जनवरी में, इसी साल जनवरी में जब चुनाव समिति बनी थी कांग्रेस की असम की, तो प्रियंका गांधी को उस चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो उस वक्त एक ये कांग्रेस के जो असम के नेता थे उनमें एक ये उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी के वहां इस पोजीशन पे अपॉइंट होने से शायद ये एक अग्रेसिव कैंपेन का एक ट्रेलर है और दोनों राहुल और प्रियंका बहुत अग्रेसिवली असम के अंदर कैंपेन करेंगे, पर वो हुआ नहीं। पहले ये खबर आई क्योंकि सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी, तो उस हवाले से ये कहा गया कि क्योंकि सोनिया अस्पताल में भर्ती हैं तो राहुल और प्रियंका दोनों उनका ध्यान रखने के लिए दिल्ली में है, इसलिए उनकी कैंपेन कैंसिल करनी पड़ी है असम की। बाद में भी जब लेकिन वक्त मिला तो जिस तरह से कैंपेन उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया, और एक तरह से लगा कि केंद्र नेतृत्व ने भी कांग्रेस के अपना हाथ छुड़ा लिया है असम की कैंपेन से भी और बंगाल की कैंपेन से भी। बाद में जाकर के बंगाल में थोड़ा बहुत कैंपेनिंग राहुल के द्वारा किया गया। अब वो एकदम लास्ट मिनट पे आके अगर आप किसी राज्य में कैंपेन करेंगे और उसके पहले 5 साल तक आप नहीं कुछ वहां ग्रास रूट्स पे काम करेंगे तो फिर नतीजे इसी तरह के होने वाले। और यही एक कारण है कि केरला में क्योंकि 5 साल तक जो स्टेट लीडरशिप है उसने काम किया, एक
संगठन आपका वहां मजबूत था तो उसका आपको फायदा पहुंच रहा है। डीएमके के साथ, क्योंकि तमिलनाडु में आपका अलायंस है और डीएमके का एक संगठन बहुत मजबूत है, तो उसका शायद फायदा आपको डीएमके की वजह से तमिलनाडु में मिलेगा। हालांकि 28 सीटों पे वहां कांग्रेस चुनाव लड़ी है। अब इन आंकड़ों को देख के, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनसे ये तो साफ नहीं हो रहा कि उन 28 सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव के पहले कांग्रेस में भी दो गुट बन गए थे तमिलनाडु में। एक गुट बहुत कोशिश कर रहा था कि ये गठबंधन टूट जाए और विजय के साथ गठबंधन कर लिया जाए। हालांकि एक एग्जिट पोल शायद आपके चार्ट में नहीं है, जो एकमात्र एग्जिट पोल मैंने अभी तक देखा है, जो एनडीटीवी और एक्सिस का और इंडिया टुडे और एक्सिस का जो एग्जिट पोल है, जिसमें वहां बताया जा रहा है कि विजय की भी सरकार बनने की एक वो 120 के आसपास वहां विजय को वो सीट दे रहे हैं दोनों सर्वे एक्सिस के। तो अब वो क्या इस वजह से ये कंफ्यूजन है कि वोट टर्नआउट इतना ज्यादा था और उसका एक ये नतीजा है, तो वो कहना अभी मुश्किल है। वो आप 4 तारीख को ही समझ पाएंगे। लेकिन ये तमिलनाडु के लिए और केरला के लिए जो ये मुख्य मुद्दे हैं, ये मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई में आपने जो बड़ी तस्वीर दी है उससे पता चलता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, और कांग्रेस ने जिस तरीके से, और खासकर असम में जिस तरीके से एक विपक्ष के रूप में उनको भूमिका निभानी चाहिए थी, शायद वो नहीं निभा पाए। अब मैं ममता के सवाल पर आती हूँ और उसके बाद फिर हिमांता के सवाल पर आऊंगी और फिर लास्ट क्वेश्चन मैं पुनीत से लूंगी। समीर, ममता बनर्जी की सरकार जो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, समय आप ट्विटर अगर उठाकर आप देख लीजिए, जो एक्स कहलाता है, उस पर लोग ये कह रहे हैं कि ममता गई। जो मोदी जी ये कह रहे थे कि भाई 4 मई आई ममता गई, उस तरीके का एग्जिट पोल नजर आ रहा है। क्या हम अभी भी वेट करें? हो सकता है कि कुछ लोगों ने तो सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया हो कि भाई अब तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्या हम इतनी जल्दी इसको कहेंगे, या फिर वाकई में पॉसिबिलिटी पूरी है कि ममता फिर से सरकार पश्चिम बंगाल में बना? देखिए, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा, ये नेक एंड नेक फाइट है। तो ममता बनर्जी को अभी राइट ऑफ करना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मतलब देखिए, जो 3 फैक्टर है इस इलेक्शन में, 3 महिला, मुस्लिम और मतुआ, ये 3 जो फैक्टर है, ये अल्टीमेट डिसाइड करेगा कि किस फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो पहले अगर महिलाओं की बात करें तो ये बात सही है, आरजीकर और इस तरह का इशूज, आरजीकर रेप एंड मर्डर केस, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज रेप केस, ये सबसे जो अर्बन महिलाओं में एक ये महिलाओं का सिक्योरिटी लेके एक कंसर्न था, इस इलेक्शन में देखा गया है। लेकिन जैसे कि आप जानती है कि ये जो महिला जो है, ये टीएमसी का एक स्ट्रॉन्ग वोट बेस है, तो इसमें एक स्ट्रेन दिखाई गया है। लेकिन फिर भी आप अगर रूरल एरियाज में देखिएगा तो ममता का जो वेलफेयर स्कीम है, पर्टिकुलरली जो लक्ष्मी भंडार है, और जो उसके बाद दूसरे स्टेट असम और दूसरे सभी कॉपी किए हैं इस मॉडल को, तो ये जो इससे एक लॉयल्टी क्रिएट किया है महिलाओं के बीच में, एंड महिलाओं बढ़ चढ़ के टीएमसी को सपोर्ट किया है। और अगर आप इस बार भी वोट देखेंगे तो महिला काफ़ी ज़्यादा संख्या से महिला लेकिन वोटिंग किए हैं। फर्स्ट फेज में तो महिलाओं का मतलब वोटिंग परसेंटेज इवन पुरुषों से ज़्यादा था। तो तो इसको, ये जो टीएमसी का जो वोटिंग महिलाओं में जो पकड़ है, इसको तोड़ने के लिए बीजेपी, जबकि बीजेपी पहले चुनाव में अगर 21 में देख लीजिएगा और जब भी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी देखिएगा, जो वेलफेयर स्कीम को आउटराइट मतलब क्रिटिसाइज करते थे, रेडी कल्चर और इस तरह से भी इस तरह का वर्ड यूज करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया। उन्होंने इस बार इसको क्रिटिसाइज नहीं करके जो टीएमसी के साथ, टीएमसी का जो स्कीम है, इसको मतलब आउटडू करने का कोशिश किए हैं। और इन्होंने महिलाओं के लिए टीएमसी का जो है जनरल महिलाओं के लिए 1500
SC ST के लिए 1700 रुपया, तो बीजेपी ने बोला कि प्रॉमिस किया है 3000 रुपया का, तो इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया। तो इससे ये देखना है कि कितना प्रभाव पड़ा है महिला वोट में। अगर इसमें महिलाओं में प्रभाव होता है तो टीएमसी को जैसे एग्जिट पोल जिस तरह से रुझान दिखा रहा है संभव है, वरना अगर महिला एक वोट बैंक अगर टीएमसी का साथ रहे तो टीएमसी काफी अच्छा रिजल्ट करेगा। और सेकंड फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर भी देखिएगा, मतलब इस बार एक पर्टिकुलरली कांग्रेस का एक उम्मीद था जो मुस्लिम जो वोट है वो उनके तरफ जाएगी, लेकिन लगता है कि लास्ट मोमेंट में बीजेपी पावर में आ जाएगा इस भय से कंसोलिडेशन टीएमसी का तरफ कंसोलिडेशन हुआ है। तो अगर महिला और मुस्लिम अगर पूरा कंसोलिडेट होते हैं तब तो टीएमसी मतलब आप आराम से मेजोरिटी मार्क पार करेगा। तो, लेकिन ये देखना है कि बीजेपी का जो इस बार का वेलफेयर प्रॉमिस है वो महिलाओं को कितना प्रभावित किया है। और थर्ड फैक्टर जो है मथुआ फैक्टर में ये जो एसआईआर जो हुआ है, एसआईआर में काफी सारे मथुआ हिंदूज का जो नाम डिलीट हुआ है, तो उसको लेके मथुआ समाज में थोड़ा बहुत विरोध है। और मथुआ पहले का जितना चुनाव हुई है उसमें बीजेपी को बढ़ चढ़ के बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन ये अगर मथुआ एरियाज में पूरा अगर हट जाते हैं मथुआ कम्युनिटी, तब बीजेपी के लिए 100 सीट पार करना मुश्किल होगा। लेकिन मथुआ ग्राउंड में देखा गया है कि एसआईआर का डिलीशन के बावजूद ये जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम इशू में अभी भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ मथुआ स्टिल बीजेपी का साथ मतलब ग्राउंड तो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आपने 3 फैक्टर्स बताए हैं, महिला, मुस्लिम्स और मथुआस। ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि ममता की सरकार बन रही है नहीं बन रही। अब मैं हिमांता के सवाल पर आती हूँ। श्री प्रकाश जी, आपसे पूछूंगी कि बीजेपी जीत जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात असम में नहीं लग रही है। लोग प्रिडिक्ट कर भी रहे थे, कांग्रेस की क्या कमियां रही उसको हम लोगों ने इस पर बात कर ली है, लेकिन बीजेपी की जीत के बावजूद क्या हिमांता को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि कई सेक्टर को लेकर डाउट। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका था। चुनाव की घोषणा होने से पहले अमित शाह बड़े नेता चुनाव, आपकी आवाज कट रही है। आवाज हाँ, अब बोलिए। आपकी आवाज हाँ अब ठीक है, अब साफ आ रही है, पहले कट रही थी जी। हाँ बोलिए जी। तो मुझे जहां तक लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। इसका वजह यह है कि चुनावी सभाओं के दौरान और चुनाव से पहले भी भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जैसे नेता खुलेआम मंच पर यह ऐलान कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बनेंगे। पूरे चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बनेंगे। तो इसीलिए इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी यही कहा है बार बार, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है कि लोग हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भाजपा को वोट दिया। कहीं न कहीं यह भी कहा जा सकता है कि हेमंत बिश्व शर्मा के बराबर के कद का कोई भी दूसरा इस तरह का नेता मुझे नहीं दिखा अभी, जो कि भाजपा में हेमंत बिश्व शर्मा का जगह ले सके। जिस तरह से दिन रात वे काम करते रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है मुख्यमंत्री उनका बनना। दूसरी बात, जहां तक भाजपा के बढ़त की बात है, तो आप यह कह सकते हैं कि भाजपा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती रही है पिछले 5 वर्षों में, न सिर्फ चुनाव के मौके पर, चुनाव से पहले भी और चुनाव के अंत तक, अंतिम दिन तक मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा रोड शो करते रहे जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते रहे। बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने अंतिम दिन तक लागू किया। और तीसरी बात यह है कि भाजपा के बड़े नेता
ये दिल्ली से यहाँ आते रहे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उसके बाद नए जो अध्यक्ष हैं नवीन, नितिन नवीन। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में ऐसी कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है जहां पर हिमांता का मुख्यमंत्री का पत्ता कट जाएगा? ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी किसी और को बना सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी आपको बहुत कम लग रही है? देखिए, ऐसे तो राजनीति में कुछ भी खुल के कहा नहीं जा सकता अंतिम दिन तक कब क्या होगा, क्योंकि पिछले बार ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंत विश्व शर्मा। काफी जद्दोजहद होती रही अंत में 7 दिनों तक, लेकिन इस बार मुझे यही लग रहा है कि हिमंत विश्व शर्मा को प्रोजेक्ट करके ही यहाँ पे भाजपा ने चुनाव लड़ा है। भाजपा इस तरह से नहीं करती है अन्य राज्यों में कि चुनाव से पहले वो घोषणा कर दे मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो इस बार इन्होंने घोषणा कर दिया पहले ही कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा होंगे, और उसी पर लोगों से उन्होंने वोट मांगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तय है, तब अंतिम समय तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं फाइनल कमेंट के लिए पुनीत के पास आ रही हूँ कि पुनीत क्या कहेंगे? अब जो एक कंप्लीट तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर जो एग्जिट पोल्स की लग रही है, उस पर क्या कहा जाए? बीजेपी ऐसा लग रहा है कि असम में तो सरकार बनाई रही है, पश्चिम बंगाल पर अभी एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी सरकार वहां बनाएगी या नहीं बनाएगी, ममता को बीजेपी हराएगी या नहीं हरा पाएगी, वो एक सवाल है। केरला का जहां तक है, एक साफ पिक्चर ऐसी लग रही है कि कांग्रेस शायद वहां पर सरकार बना ले, अभी शायद ही हम यूज करेंगे। तो एक बड़ी तस्वीर क्या आपके नजरिए से क्या है समय एग्जिट पोल की? देखिए नीलू जी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं उन पर पूरी तरह से निर्भर होना गलती होगी। दूसरी चीज ये जो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि असम और बंगाल में हालांकि तरीके अलग अलग रहे, लेकिन एक चीज से जो इनकार नहीं किया जा सकता वो ये कि इन दोनों राज्यों में, असम में और बंगाल में, बीजेपी अकेले चुनाव जो है वो नहीं लड़ रही थी। असम में बीजेपी जिस तरह से परिसीमन किया गया कॉन्स्टिट्युएंसीज का, चाहे वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज हो चाहे वो असेंबली की कॉन्स्टिट्युएंसीज हो, उस परिसीमन का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इन नतीजों में आपको देखने को मिलेगा। और बंगाल में जिस तरह से एसआईआर किया गया उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपको नतीजों में देखने को मिलेगा। तो ये कहना कि असम में सिर्फ इसलिए जीत हो रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि असम में सिर्फ हिमंता का ही सिक्का चल रहा है और हिमंता की परफॉर्मेंस की वजह से चुनाव जीता गया है या सिर्फ संगठन की मजबूती की वजह से जीता गया है, तो वो मैं उसको पूरी तरह सही नहीं मानूंगा। उसमें परिसीमन भी एक बहुत बड़ा कारण है और कांग्रेस की अपनी कमजोरी, कांग्रेस के अपने सेल्फ गोल्स भी उतने ही बड़े कारण हैं। और जिस तरीके से लगभग एक लॉक स्टॉक एंड बैरल कांग्रेस का जो नेता हैं असम में, वो भाजपा के अंदर शामिल हो गए और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तक होते रहे, चाहे वो प्रद्युत बोरदोलोई हो चाहे वो भूपेन बोरा हो। तो वो भी अपने आप में एक कारण इन नतीजों का है। और बंगाल में समीर ने हालांकि काफी विस्तृत जानकारी आपको दी है और हमारे साथ साझा की है, पर एसआईआर से भी बढ़कर जिस तरह से चुनाव करवाया गया है वहां, और जिस तरीके से अफसरों का ट्रांसफर किया जाना, जिस तरह से पुलिस और सीआरपीएफ के और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, और जिसके कई वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो वो सारे ये जरूर है कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल की एंटी इनकम्बेंसी थी जो 2021 में नहीं थी, लेकिन एक बड़ा कारण जो भी बढ़त बीजेपी को मिलती है, अगर मिलती है, तो उसका एक बड़ा श्रेय शायद ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग को भी मिलना चाहिए। तो अब वो बीजेपी साफ तौर पे शेयर करेगी क्रेडिट की नहीं करेगी वो तो हमें नहीं पता, पर ये मैं कहना जरूरी समझता हूं। और जहां तक तमिलनाडु और
केरल का भी सवाल है, तो तमिलनाडु में भी अभी ये कह देना कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं वही आंकड़े सही हैं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का वोट परसेंटेज रहा है और टीवी के और विजय की जो भूमिका रही है जो 2021 में नहीं थी, तो वो वोट शेयर टीवी के को कितना जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, ये भी हो सकता है कि टीवी के 20% वोट शेयर ले जाए लेकिन कोई सीट उसको ना मिले, पर वो वोट शेयर किसके खाते से कम होता है, डीएमके के खाते से कम होता है या एआईएडीएमके के खाते से कम होता है, ये एक निर्णायक चीज होगी चुनाव के नतीजों के 4 तारीख के नतीजों को लेकर के। केरल में हालांकि ये बात स्पष्ट लग रही थी काफी वक्त से कि कांग्रेस को बढ़त है, यूडीएफ जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी, और हालांकि और केरला में आमतौर पे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो नतीजे आते हैं, वो ही ट्रेंड कंटिन्यू करता है असम में, जो हर राज्य जो असेंबली के चुनाव में, जो कि हर बाकी राज्यों में हमेशा इस तरह से नहीं होता। जैसे अगर आप, हालांकि इस राउंड में पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे, पर पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शंस एक पार्टी जीत सकती है, स्वीप कर सकती है, लेकिन वो नतीजों में अक्सर असेंबली के नतीजों में बिल्कुल अलग हो जाता है। पर केरल में आमतौर पे लोकल बॉडी के इलेक्शंस जो स्वीप करता है वो ही असेंबली के भी इलेक्शन स्वीप करता है, और इस बार यूडीएफ ने स्वीप किया था लोकल बॉडी इलेक्शंस को, तो वो एक ट्रेंड था, एक एज अ बेंचमार्क आपको देखने की। पर कितनी सीटें आती हैं, कितना वोट परसेंटेज होता है, ये सब देखने के लिए 4 तारीख का इंतजार करना बेहतर हो। चलिए, अब ज्यादा समय 4 तारीख में भी नहीं बचा है, तो देखेंगे उस दिन क्या असली तस्वीर निकल कर आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी, हाँ बोलिए। बहुत मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूं कि यहाँ पे इस चुनाव में जो भी देखा गया है ट्रेंड, यही ट्रेंड असम में 2014 से लेके अब तक बरकरार है। चाहे वह एमपी इलेक्शन हुआ हो या फिर एमएलए इलेक्शन या पंचायतों के चुनाव हुए हों या नगर निगम के चुनाव हुए हों, यहाँ तक कि सीएए आंदोलन इतना बड़ा हुआ, आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा था कि भाजपा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा छोड़ के इसके सहयोगी दल असम गण परिषद चले गए थे उसी मुद्दे पर, लेकिन तुरंत ही 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव हुए और उसमें भाजपा को 90% से ज्यादा सीटें मिल गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग एक चल रहा है, और जिस तरह से बीच में 1-2 फैक्टर जैसे ओवैसी आए यहाँ पे, उन्होंने पोलराइज किया, यहाँ पे बहुत सारे स्लोगन दिए गए, मियाँ जिंदाबाद, खुल के हिंदू मियाँ, इस तरह की बातें होने लगी चुनाव में। तो भाजपा तो पोलराइज करना चाहती ही है, पहले से ऐसा ही हमने देखा है, तो इसका कहीं ना कहीं जरूर भाजपा को फायदा मिला है, मुझे यही लग रहा है जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री प्रकाश जी, पुनीत, समीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।